Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn something very important amendments of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में आज हम जानेंगे. इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बहुत बार अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को. सारे अमेंडमेंट्स नहीं, हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. तो सबसे पहले संवैधानिक संशोधन के बारे में जानते हैं जो 1951 में किया गया था. 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ था और 51 में ही पहली अमेंडमेंट कर दी गई थी. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. इसमें क्या हुआ? इस अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल वॉज एडिड. कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड किया गया. ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स ही थे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज 12 शेड्यूल्स हैं. तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में. उसमें क्या था? लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. लैंड रिफॉर्म्स किए गए, भूमि सुधार के काम किए गए. एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. जो जमींदारी सिस्टम हुआ करता था पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया. इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, कुछ रोक लगाई थी. मतलब रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है सिटीजन्स के बाद, अपनी बात कह सकते हैं, पर उनकी बात से पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए. ऐसी स्पीच नहीं होनी चाहिए जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़े, जो व्यवस्था है वो बिगड़े. इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए जो एक ऑफेंस करने पे या कोई क्राइम करने पे उकसाए भड़काए, ऐसा स्पीच नहीं होनी चाहिए. फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट. ऐसी स्पीच ना हो आपकी जिससे किसी और देश के साथ, किसी राज्य के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है इंडिया का वो खराब हो. तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और लैंड रिफॉर्म्स और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. 9th शेड्यूल को ऐड किया गया. फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951. नेक्स्ट देखते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956. 7वां संवैधानिक संशोधन 1956. हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं. इसमें क्या किया गया? देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट. 7th अमेंडमेंट में ये बात आई सामने कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए. पहले ऐसा था कि हर स्टेट का एक सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और स्टेट्स 28 हैं. तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए. ये 7th अमेंडमेंट 1956 में आया था. इसके अलावा इसमें क्या था? द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स को बनाया गया, इनके ऑर्गेनाइज किया गया भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और तब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी. तो 7th अमेंडमेंट में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, जैसे पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इन स्टेट्स को बना दिया. नेक्स्ट देखते हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961. 10वां संवैधानिक संशोधन जो 1961 में किया गया. इसमें क्या हुआ? दादरा, नागर एंड हवेली वर मेड पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन एज यूनियन टेरिटरीज. दादरा, नागर एंड हवेली को इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया, भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया एज यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के तौर पर. ठीक है, दादरा, नागर एंड हवेली को इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया था एज यूनियन टेरिटरी 10th अमेंडमेंट में. नेक्स्ट देखते हैं 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962. ठीक है, 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में. इसमें क्या हुआ? गोवा, दमन एंड दीव वर मेड पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन
एज यूनियन टेरिटरीज। गोवा, दमन और दीव को इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया, भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया एज यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के तौर पे। पहले गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, आज के डेट में वो स्टेट है, बाद में उसे स्टेट का दर्जा दिया था। उसको भी देखेंगे कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था। नेक्स्ट है 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। 13th अमेंडमेंट में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड एज पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। नागालैंड का स्टेट बनाया गया, ठीक है, जो भारतीय संघ का हिस्सा है। तो नागालैंड का स्टेट बना था 13th अमेंडमेंट में। 12th अमेंडमेंट में गोवा, दमन एंड दीव, एंड 10th अमेंडमेंट में दादरा नगर हवेली को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, 1963 में 15वां संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या हुआ? द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। कि जब हमने हाई कोर्ट जज आपके रिटायरमेंट एज डिस्कस की तो वो 62 डिस्कस किया। पहले 60 होती थी, उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया 15th अमेंडमेंट में। रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस could act as ad hoc judges of the सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, जो हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, 62 रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट जजेस की, तो जो जजेस हाई कोर्ट से रिटायर हो गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस के तौर पे काम कर सकते हैं, या टेम्परेरी बेसिस पे काम कर सकते हैं, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संवैधानिक संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे सिंधी को ऐड किया गया था 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या हुआ? इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति के लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया, प्रेसिडेंट के लिए कंपल्सरी ज़रूरी कर दिया कि जो भी कोई संवैधानिक संशोधन का बिल आएगा उनके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल आएगा, उसको उसे अपनी एसेंट देनी होगी। राष्ट्रपति को अपनी एसेंट, अपनी मंजूरी उस बिल को देनी होगी। इस बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते, उसको उन्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होते हैं जब कोई बिल उनके पास आता है, हमने डिस्कस किया था ये। पहला ये होता है कि वो उसे अपनी एसेंट दे दें, स्वीकृति दे दें। दूसरा, विदहोल्ड हिज एसेंट, उस बिल को रोक दें, रिजेक्ट कर दें। और तीसरा होता है टू सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा पुनर्विचार के लिए इस बिल को वापस भेज दें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको उन्हें अपना एसेंट देना होगा, ठीक है। ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था ये प्रोविजन। नेक्स्ट देखते हैं 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975। सिक्किम वॉज मेड द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। सिक्किम वॉज मेड द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अब इसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे, जिनमें से कुछ हम अभी डिस्कस करते हैं। पहला, द वर्ड सोशली, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सोशली, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए। पहले प्रीएम्बल में ये वर्ड्स नहीं थे, तो फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किए गए थे। लोकसभा टेन्योर वाज इंक्रीज फ्रॉम 5 years to 6 years। लोकसभा का जो टेन्योर है उसको बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर दिया गया, ठीक है।
फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था पार्ट 4A आर्टिकल 51A में। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज रिड्यूस्ड, मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा हो गया था। मतलब जुडिशरी की पावर कम कर दी गई थी, पार्लियामेंट की पावर बढ़ा दी गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एक छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के चेंजेस किए गए। लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा दिया गया, प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड किए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू को के स्कोप को कम कर दिया गया। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? सो दैट इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। इट वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उसको हटाकर फंडामेंटल राइट से हटा के उसे लीगल राइट बना दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। जब हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए तब ये देखा था, ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। ये चेंज हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसके अलावा क्या चेंज किया? लोकसभा टेन्योर वाज अगेन डिक्रीज्ड फ्रॉम 6 years to 5 years। लोकसभा की टेन्योर जो बढ़ा दी गई थी 42nd अमेंडमेंट में 5 से 6 साल कर दिया, उसे दोबारा 6 साल से 5 साल कर दिया गया। आज उसकी टेन्योर 5 years ही है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट में दोबारा से उसे घटाकर 6 साल से दोबारा 5 साल कर दिया। The ground of internal disturbance for national emergency was replaced with armed rebellion। The ground of जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी में, एक ग्राउंड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड थे ना। पहला ये कि कोई वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है भारत पे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, पहला ग्राउंड ये होता था। एक ग्राउंड था उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू। तो हमने लास्ट में देखा अमेंडमेंट में कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज रिड्यूस्ड इन 42nd अमेंडमेंट। जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को कम कर दिया कि अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो दोबारा से जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट हटा के लीगल राइट बना दिया। लोकसभा टेन्योर को दोबारा से 6 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो ग्राउंड है, का आधार है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, उसे हटा के आर्म रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। जुडिशियल रिव्यू को दोबारा से रिस्टोर किया। ये जनता गवर्नमेंट के थ्रू आई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 10th शेड्यूल वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10वीं अनुसूची
10th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एंटी डिफेक्शन के बारे में है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, मतलब दल बदल जो कानून है उसके डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन वो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। 53rd अमेंडमेंट, मिजोरम वॉज मेड द स्टेट ऑफ इंडिया। 53rd अमेंडमेंट जो 53वां संवैधानिक संशोधन था, उसमें मिजोरम को भारत का राज्य बना दिया गया। 55th अमेंडमेंट, अरुणाचल प्रदेश वॉज मेड द स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बना दिया गया। 56th अमेंडमेंट, 56वां संवैधानिक संशोधन, स्टेटहुड वाज ग्रांटेड टू गोवा। गोवा को स्टेट बना दिया गया। पहले हमने 12th अमेंडमेंट में देखा था, गोवा, दमन एंड दीव वर मेड पार्ट ऑफ इंडिया एज यूनियन टेरिटरीज। उनको पहले यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाया गया था गोवा, दमन एंड दीव को। बाद में 56th अमेंडमेंट के थ्रू गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। 61st अमेंडमेंट, द वोटिंग एज was reduced from 21 to 18 years of age for Lok Sabha and Legislative Assembly election। लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के लिए जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। तो वोटिंग एज को कम कर दिया गया। आज वोटिंग एज 18 ईयर्स है, तो 61st अमेंडमेंट में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 71st अमेंडमेंट, कोंकणी, मणिपुरी and Nepali languages were added in the 8th schedule of the Indian Constitution। 8th schedule जहाँ official languages mention है, वहाँ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी दर्ज किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इनको ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज सिस्टम was established। पार्ट 9 and 12 शेड्यूल 11 were added। ठीक है, 11वां शेड्यूल, 11वीं अनुसूची ऐड की गई, पार्ट 9 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू पंचायत, जो पंचायत है गांव में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट बनाया गया, पंचायत को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd अमेंडमेंट में। 74th अमेंडमेंट में पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल was added in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पार्ट 9A और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल ऐड किया था, पंचायती राज सिस्टम। 74th अमेंडमेंट में 12th शेड्यूल को ऐड किया गया जो अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल ऐड किया 73rd अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। 101 में जो संवैधानिक संशोधन था उसमें क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी आ गया था उस टाइम, इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया था जीएसटी ने। सो जो 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, it introduced 10% reservation for economically weaker sections of the society in public employment। यहाँ पे EWS रिजर्वेशन दिया गया 10% इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जिनको और कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनके लिए 10% रिजर्वेशन आई थी। 103rd अमेंडमेंट 2019। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सारे अमेंडमेंट्स को।
फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल वाज एडेड, लैंड रिफॉर्म ऐड किए गए, भूमि सुधार, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, इंसाइटमेंट टू अ पब्लिक ऑफेंस, कोई ऐसा भाषण ना हो जिससे कोई ऑफेंस, कोई क्राइम हो सके, सौ भाषण नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट, आपकी स्पीच से इंडिया के किसी और स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन किसी और कंट्री से खराब नहीं होने चाहिए। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट में क्या हुआ, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया, और ये बात में आई कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 और मोर स्टेट्स का। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10th अमेंडमेंट 10वें संशोधन में दादरा नगर हवेली को इंडिया का पार्ट बनाया गया एज यूनियन टेरिटरीज। 12th अमेंडमेंट 1962 में गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरीज एज यूनियन टेरिटरीज इंडिया यूनियन का पार्ट बनाया गया। 13th अमेंडमेंट में नागालैंड को इंडिया का स्टेट बना दिया था। 15th अमेंडमेंट 1963 में जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है उसको 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया। ऑल्सो जो रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तरह काम कर सकते हैं, ये भी 15th अमेंडमेंट में आया। 21st अमेंडमेंट 1967, सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है वहाँ पे सिंधी को ऐड कर दिया गया। 24th अमेंडमेंट, इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधानिक संशोधन का जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के लिए कंपल्सरी कर दिया गया था उसे अपनी एसेंट देना। 36th अमेंडमेंट में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसमें कई चेंजेस किए गए। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया प्रीएम्बल में। लोकसभा के टेन्योर को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को हटा दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। 44th अमेंडमेंट 1978, 44th अमेंडमेंट में 44वां संवैधानिक संशोधन, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A। लोकसभा के टेन्योर को फिर 6 साल से घटा के दोबारा 5 साल कर दिया गया, आज 5 साल है। जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्र ये आपातकाल का आधार होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू। 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल को ऐड किया गया। 53rd अमेंडमेंट, मिजोरम को भारत का राज्य बनाया गया। 55th अमेंडमेंट, अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का स्टेट बना दिया। 56th अमेंडमेंट, स्टेटहुड वाज ग्रांटेड टू गोवा, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 12th अमेंडमेंट में उसे सिर्फ यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। 71st अमेंडमेंट, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें से जोड़ा गया इन भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 73rd अमेंडमेंट 1962, इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। पार्ट 9 और 11 शेड्यूल वाज एडेड। 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पार्ट 9 ने और 12 शेड्यूल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 101 अमेंडमेंट, 101वां जो संवैधानिक संशोधन है, 101 सघन होता है, तो उसमें जीएसटी को ऐड कर दिया, टैक्स को ऐड कर दिया। 103rd अमेंडमेंट में 10% रिजर्वेशन दी गई और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनको कोई और रिजर्वेशन नहीं मिल रही उनके लिए। So I hope you like it and understood about these amendments. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. See you soon. Thank you all.